बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मार्का हक के बाद जो है भारत को इंटरनेशनली हजीमत का सामना करना पड़ रहा है, नाकामी का सामना करना पड़ रहा है और दुनिया तनकीद कर रही है, दुनिया सबूत ला रही है कि भारत को किस तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा और जो भारतीय दावे थे वो किस तरह नाकाम हुए, किस तरह फिलाप हुए। और एक डिफेंस सिस्टम जिसका दावा था, एक डिफेंस सिस्टम जिसके मुतालिक कहा जाता था कि ये नाकाबिल तस्खीर है, राफेल तैयारे जो है वो नाकाबिल तस्खीर हैं, बाकी जो तैयारियां थी जो कई सालों से भारत जो है जिसकी धमकियां दे रहा था पाकिस्तान को, जिसकी धमकियां दे रहा था खित्ते को कि वो पता नहीं क्या अकर गुजरेगा, लेकिन जब करने का वक्त आया तो सारी तोपें, सारे डिफेंस सिस्टम, सारे राफेल जो है वो खामोश करा दिए हमारे शाहीनों ने, हमारी पाक फौज ने और हमारी कौम ने। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, जिस तरह सफारती सतह पर जो है वो पाकिस्तान को फतह हुई, जिस ज़मीन पे फतह हुई, फ़िज़ा में फतह हुई, उसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। लेकिन सवाल अब ये है कि क्या ये सीज़ फायर कायम रह सकेगा, कितनी देर कायम रहता है और इसका फ़ायदा पाकिस्तान को क्या होने जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं आज इस सेगमेंट में ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। उनसे बात करेंगे कि जो DGMOs का भी रब्ता हो रहा है तो इससे आगे क्या हो सकता है। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर बताइएगा सर, लोग कह रहे हैं कि सीज़ फायर हो गया, वार इज ओवर नो, या अभी कोई खतरा है सर इसका? देखिए, सीज़ फायर तो हो गई है, फिर ये इंडिया ने जाके रिक्वेस्ट की है प्रेसिडेंट ट्रम्प से, आपको पता है, उनकी जाके मिन्नतें की कि खुदा के लिए हमें बचाओ जी। पाकिस्तान हमारे पर बहुत मिसाइल बरसा रहे हैं और हमारा सिस्टम ऑफ फंक्शनिंग टोटल पैरालिसिस हो गया है, जैमिंग हो गई है, हमारे रडार नहीं चल रहे हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। मैंने पाकिस्तान एक शर्त पे हमने कहा जी कि अगर इंडिया आइंदा दोबारा हॉस्टिलिटी नहीं करता तो वी विल आल्सो इंश्योर सीज़ फायर, हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर वी विल गो अगेन। एक बात तो ये है। सेकंड ये कि उसके बाद अब इंडिया को इतनी खिफत हुई है, इतनी हजीमत उठानी पड़ी है, इतनी बेइज्जती हुई है, इतना मुकाला हुआ है कि अब वो अपनी इस चीज को छुपाने के लिए बार बार कह रहे हैं जी नहीं, चीज पर अभी नहीं हुई है जी, अभी तो हम चल रही है, अभी भी संदूर ऑपरेशन चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये बातें कर रहे हैं। लेकिन दे नो के व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड। पूरी दुनिया को इस बात का पता है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ वो। लेकिन हम अपनी तरफ से फुल तैयार हैं, हमने फुल तैयारी की हुई है, तमाम कॉन्टीजेंसी वर्क की हुई, हमारी एयरफोर्स ने, नेवी ने, ग्राउंड फोर्सेज ने, वी आर रेडी। अगर इंडिया दोबारा मिसएडवेंचर करता है तो जो हमारा कॉन्टीजेंसी 2 है वो इससे भी स्ट्रॉन्ग है, सही, और ये इनको ज्यादा मिलिट्री इकोनॉमिक लॉस होगा, इसलिए दे शुड नॉट डेयर टू डू एनी मिसएडवेंचर। पाकिस्तान, भारत, वी आर रेडी। पहले भी हमने कहा था कि हम तैयार हैं, ऐसे हमें आजमाना मत, अगर आप स्टार्ट करोगे हम इसको एंड करेंगे, और हमने 6 घंटे में एंड कर दी, तुम्हारी बस हो गई। इसलिए अपने लोगों को मत मरवाओ, अपने लोगों को गलत होप्स मत दिलाओ, उनको गुमराह मत करो। जैसे हमारे DGSPR ने कॉन्टिन्यूस अवाम को दिन में 3 दफा ब्रीफ करते रहे कि क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, किस वक्त क्या हो रहा है, आज क्या होगा, कल क्या होगा, बताते रहे। दैट्स यू शुड इन्फॉर्म योर पब्लिक। उनको गुमराह मत करो कि हमने लाहौर पोर्ट है ही नहीं, लाहौर पोर्ट उड़ा दिया, लाहौर पोर्ट जो है वो कब्जा हो गया, कहाँ जगह कब्जा हो गया भाई, फॉर गॉड सेक। एक F-16 गिरा लिया, पायलट को पकड़ लिया, 2 17 थंडर गिरा लिए, पकड़ वो प्रूफ। तो आई थिंक वो आवाम को पता चल गया, पब्लिक को पता है, इस तरह आप अपनी खिफत में डाली, आंसू छुपाने के लिए ये इस तरह नहीं। लेकिन बगैर साहब देखें ना, शिकस्त भी होती है और उसकी वीडियोस भी सामने आती हैं, मोदी के झूठ बोलो, डट के झूठ बोलो, और फिर धमकियां भी दे रहा है जी कि हम जो है वो दोबारा हमला कर सकते हैं, हम उन ठिकानों को तबाह करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने तो जो है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के सबूत पेश किए। पाकिस्तान ने तो जाफर एक्सप्रेस हो गया, बलूचिस्तान हो गया, जैसे अभी कल वज़ीर-ए-आज़म ने भी जो है वो बात की कि हमारे पास सबूत हैं और हम तैयार भी हैं। तो ब्रिगेडियर साहब, अभी ये जो सूरत चल रही है सर, इसको मजीद कैसे बेहतर बनाया जा सकता है कि ये सीज़ फायर है, सीज़ फायर से नेक्स्ट जो फेज है सर वो क्या होगा? देखिए, नेक्स्ट फेज डेफिनेटली है कि दोनों साइड्स को बैठना पड़ेगा, साथ को मीडिएटर हो। मीडिएटर कैन बी अमेरिकन के नाम टर्की और देखे नाम सऊदी अरब के जी या UAE को, कि वो मीडिएटर हो, उनके ममालिक में मुलाकात हो। और उसमें ये नहीं सिर्फ DGMO नहीं बैठेंगे, उसमें फॉरेन ऑफिस बैठेगा, मिनिस्टर डिफेंस भी होगी, और उसके बाद इस तरह इंडियन साइड से होगा, और वहां तक तमाम फैसले हों कि आइंदा इसको रूल्स ऑफ गेम्स क्या होंगे,
आप मर्जी से, अपनी मर्जी से आप फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हो, जी जी, आप जो मर्जी कर लेते हो, उसके बाद ऑपरेशन आपने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस कर ली, बॉर्डर क्रॉस कर लिया, और हमारे यहाँ पर फंड बड़ा रिस्ट्रेन किया, 2-3 दिन आप खामोश बैठे रहे। 84 ड्रेन फायर किए इन्होंने, उसके बाद इन्होंने रात को मिसाइल फायर करे, देन पाकिस्तान से ओके वेट सी वी गिव योर रिस्पांस। सो आप पहले कोई इंक्वायरी करें, कोई इन्वेस्टिगेशन, अभी भी इनका फॉरम है, हम पहलगाम की इंक्वायरी कर रहे हैं, तो अगर आप इंक्वायरी भी कंप्लीट नहीं किया तो पाकिस्तान को कैसे आपने ब्लेम कर? जी ऐसा ही है। आपने इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की है, किसी मुल्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो आपने प्रूफ दिए हैं, हमें ना दें, चले अमेरिका को दे देंगे, अपनी यूएन को दे देंगे, यूएन को दे देंगे, फिर हमें पता चले। हम तो आपको हर चीज जब भी आप करते हैं जाफर एक्सप्रेस में, जहां हम एक प्रूफ देते हैं, तो आई थिंक पाकिस्तान को ये कह रहे हैं जी कि अगर नेक्स्ट टाइम आपने इसकी पाकिस्तान में हरकत की, हमारे पास प्रूफ हाथ लगा, तो हम आपको ऐसा इलाज करेंगे कि आपको याद रहेगा। प्रगट साहब, जिस तरह जो है वो इंडिया ने हमला किया भावलपुर पे, आज़ाद कश्मीर में जो है वो मुजफ्फराबाद पे किया, मुरीद के किया, तो हमने फौरी रिस्पॉन्स किया सर। हम पहले से तैयार थे सर इस सूरत हाल से निपटने के लिए। तो आप खुद फौज में रहे हैं, तो जरा तैयारी बताइएगा फौज की कि उसे किसी किस्म की तैयारी की जरूरत नहीं होती। नहीं, देखिए हमने तमाम कॉन्टीजेंसी प्लान की होती हैं कि अगर ये खुद नाम लेते हैं जी, भावलपुर में अजहर मसूद का एरिया है, मुरीद के में नस्र तैयबा जिसका भी है, वहां तो अब है ही नहीं, दे आर ऑल अरेस्टेड। जी जी, फैमिलीज हैं ना, कोई कुछ है। मस्जिद को आपने अगर शहीद कर दिया, या आपने औरतों और बच्चों को वहां पर शहीद कर दिया, तो आपने कौन सी कारस्तानी की है? जी, क्या आपने टेररिस्ट को मारा है? और हमने तो जो भी शहीद हुए, हमने सबके नाम, उनकी लोकेशंस, अपने फौजियों की जितने शहीद हुए हैं, जितने फौजी जख्मी, क्या इंडिया ने बताया कि उनके कितने जहाज गिरे हैं? क्या बताया कि जब वो वहां पर जाके हमने ब्यास में इनके साइट तबाह की हैं इसकी, तो क्या उन्होंने हमें बताया कि वहां कितने फौजी मारे गए हैं? क्या 2 ब्रिगेड हेडक्वार्टर इनके कश्मीर उड़ा के प्लास्टर करके तबाह कर दिए? हमें बताया। हमने इनकी चौकियों में तबाही की, इन्होंने फ्लाइट तय कर दी। क्या इन्होंने बताया कितने फौजी मारे गए? क्या इन्होंने बताया जब हमने S-400 की साइट को तबाह किया, इन्होंने हमें बताया कि क्या हुआ? हमने इनका बहुत बड़ा एमुनिशन डंप जो उड़ी में था, जहाँ से ये कश्मीर को सपोर्ट करते हैं, वहाँ की मैन पर होगी, फिर हमने एयरपोर्ट पे इनके एयर बेसिस को उड़ा दिया। सो यू हैव अ करेज, यू से कि हमारे मिसाल के तौर पर 110 फौजी शहीद हुए, मारे गए हैं, हमारे इतने जहाजों का नुकसान हुआ, इतने एयर बेसिस का नुकसान, इतना मिलिट्री, हैव अ करेज टू टेल। आप अपने को बता नहीं सकते कि वो आपको खा जाएगी। आप पे वो आपने फॉल्स होप दी हुई कि पता नहीं आप कितने बड़े टैंक है, आप हैं कुछ भी नहीं, पता चल गया हमें। तो इसलिए ये करेज करें, और हमने पूरी कॉन्टिजेंसी की हुई है कि अगर ये कहाँ करेंगे और हमने क्या रिटेलिएट करना है, ये हमने सारी कॉन्टिजेंसी प्लान की हुई है। इंडिया का 1-1 इंच एरिया हमारे मिसाइल रेंज के अंदर है, इसलिए डोंट टेक पंगा अगेन। यू हैव सफर्ड, यू हैव बीन ह्यूमिलिएटेड, हम इससे ज्यादा 10 टाइम आपको और ह्यूमिलेट करेंगे अगर जी ऐसे ही है सर। अगर उसने दोबारा पंगा लिया तो बिल्कुल हम तैयार हैं सर। जो कहा जाता है सर कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो दुनिया की बेस्ट आर्मी है, पाकिस्तान एयर फोर्स जो है वो दुनिया की बेस्ट एयर फोर्स है, और हमने साबित किया सर इस जंग में। इससे पहले 2019 में भी जो है हमारे शहीदों ने साबित किया कि हमारी ट्रेनिंग क्या है, हमारी तरबियत क्या है, और हमारी जो है कैपेबिलिटी में किस हद तक इजाफा हो चुका है। बड़ी साहब, इस सारी सूरत हाल को हम देखें तो हमारा जो पाकिस्तान का नाम है, पाकिस्तान की इज्जत है, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी है दुनिया में, वो कहां तक पहुंची है सर? देखें, इस लड़ाई के बाद ट्रस्ट मी, पाकिस्तान हैज रीइमर्ज्ड एज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल मैच्योर न्यूक्लियर इस्लामिक कंट्री with professional, better-hardened army, armed forces, I would say, जिसमें Air Force, Navy, and ground forces are included. Number 2, they've come to the potential of Pakistan Army कि हम technology-wise, cyber warfare में, air force, air combat में, sea में और ground पे, we are second to none. That is proven. और second, हमारे पास जो है training, professional efficiency,
हमारी इंस्पायरिंग लीडरशिप ऑफ चीफ ऑफ मिनिस्टर जनरल मुनीर, उनकी वजह से जो हमारे जज्बा ईमानी और जज्बा शहादत, ये सारे मल्टीप्लाई फोर्स, ये फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं। जिस नोबडी, अगर इनके पास 20 लाख भी फौज है ना, तो हमारी 5 लाख फौज बहुत है। वी कैन प्ले हेल्प एंड वी कैन प्ले हेल्प आउट ऑफ देयर नोज। ये इनको पता हो जाना चाहिए, क्योंकि इट इज मैन बिहाइंड द मशीन। जितने मर्जी मशीन अपने राफेल लिए, जब चलाने वाले नहीं है, तो इनके डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ था, उसने ये कहा कि जी मेरे अभी पायलट फुल ट्रेन नहीं है राफेल के अंदर, इसको आप इस्तेमाल ना करें। उसको कर दिया। अच्छा। और हुआ 3 उन्होंने गिरा लिए, और गिरा 10 भी सकते थे, लेकिन उस वक्त हॉस्टिलिटी स्टार्ट नहीं, इसने उसको बख्श दिया। और ये छुपा के इन्होंने सारे जहाज अपने 500 किलोमीटर अपने हवा में उड़ाते रहे, बॉर्डर के नजदीक नहीं आए। ये इनकी एफिशिएंसी है, ये इनका डर है पाकिस्तान एयरफोर्स से। और जो हमने इनका कश्मीर में हाल भुरकस निकाला है, आई थिंक नॉट अंडरस्टैंड। ये एक ही समझते हैं जबान कि जो अखंड भारत का टोला है ना 4 का एक्सट्रीमिस्ट का, ये समझते हैं इनके सर पर डंडा मारोगे तो ये समझेंगे करेंगे राम राम, अगर आप इनको नरम रहेंगे तो ये चढ़ाई करेंगे। जी ऐसे ही है। लेकिन सर हमने देखा कि, बल्कि दुनिया ने देखा कि ये वाहिद जंग है कि जिसमें साइबर वारफेयर जो है वो टेक्निक इस्तेमाल किए पाकिस्तान ने, और एक पूरा पैकेज दिया, फिजा में भी, ज़मीन में भी, साइबर में भी, और उनको जो हर चीज़ जैम हो गई सर। तो अब सर जैसे DG ISPR ने कहा था कि ये सिर्फ एक इशारा है, अभी तो बाकी काम अभी होना है। तो सर पाकिस्तान किस हद तक जा सकता है सर? हमने ये साबित किया, आप ठीक फरमा रहे हैं कि हमने एक साबित किया कि पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है सर। तो मजीद सर हम, ये तो एक आप कह रहे हैं कि टेस्ट था, आगे और बहुत कुछ है सर। ये तो भी ट्रेलर था, ये ट्रेलर जिसमें सिर्फ फतेह 1 और फतेह 2 फायर किए, जिसकी रेंज 120 से लेकर 140 या 50 तक है। हमारे पास मिसाइल की रेंज जो वैरायटी एंड में 4,500 किलोमीटर है जी, ऑन क्रो फ्लाइट, राइट, नॉटिकल माइल्स। आप ये देख लें कि इंडिया के 1-1 इंच कवर्ड है। हाँ। चाहे साइबर क्राइम्स हो या टेक्नोलॉजी हो, वी हैव मच मॉडर्नाइज्ड सिस्टम। आई डोंट वांट टू टेल, एक मैं बता रहा हूँ, ये हमने ट्रेलर दिखाया है, डोंट हमारे ना पंगा लें ना हमें टेस्ट करें। वी हैव टेस्ट, और हमने वो टेस्ट में बड़े फुल मार्क्स से 100% बेटा 100 से पास हुए हैं, और आपको बताएंगे अगर आपने नेक्स्ट टाइम किया तो। आई थिंक चाइनीज शुड बी वेरी हैप्पी कि उनकी सारी वॉर मशीनरी बहुत एहसन तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से पाकिस्तान ने इस्तेमाल करके उनको दिखा दी है कि देयर मशीन इज एब्सोल्युटली फाइन। जी जी, आवर मैन पावर इज एब्सोल्युटली फुली ट्रेन्ड टू हैंडल दोस, एंड दैट इज व्हाट इज अ गुड कॉम्बिनेशन, मशीन प्लस मैन, इट्स अ फोर्स मल्टीप्लायर। जी हाँ सर, देखें जैसे पहलगाम का वाक़या है सर, और वहाँ तो उनके अपने साबिक फौजी कहते हैं कि वहाँ पे विदाउट चेकिंग जो है फौजी नहीं जा सकता, तो बाकी लोग जो है वो कैसे जा सकते हैं। दूसरा सर, जैसे 2019 का वाक़या हुआ, जैसे समझौता एक्सप्रेस हुआ, जैसे बाकी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुए, तो कहीं किसी का सबूत नहीं मिलता, लेकिन हमने स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के सबूत भी पेश किए बलूचिस्तान में, जो उनका स्पाई जो है वो गिरफ्तार हुआ जेलम से, सारा कुछ किया। तो सर दुनिया इसको कैसे देख रही है कि बार बार झूठ और वही झूठ जो है साबित नहीं हो सकता? देखें, बात यह है कि हमारी गलती ये है कि हम बहुत ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स देते हैं। अगर जाफर एक्सप्रेस पे जिस तरीके से टेररिस्ट अटैक हुआ, और वो टेररिस्ट ऑनलाइन उसी वक्त एक इंफॉर्मेशन इंडियन मीडिया को दे रहे थे और सोशल मीडिया पे दे रहे थे, बहुत ये के थ्रू, और वो सारी उनकी जो मीडिया कैंपेन और सोशल मीडिया कैंपेन वो कर रहे थे। एंड दैट इज द टाइम वी शुड हैव रिएक्टेड स्ट्रांगली। वो उसका डोजियर तैयार करते, दुनिया को बताते हैं, और ये जो हम इनके साथ करते, फिर इनको पता चलता। और ये हम क्या करते, काबुल एम्बेसी पे इनके फड़काते जाके वहां पर इनको मारते, और जहां जहां इनके कैंप जाने TTP के, BLA के, BLF के, सब उड़ाते। दैट वी शुड हैव डन इट। नंबर 2, उसके बाद अब जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, और इसी तरह जो इन्होंने किया है, तो हमें जो जब नेगोशिएशंस होंगी, हम बहुत हायर मॉरल ग्राउंड के ऊपर, जी जी, नो डाउट, इनको मारा और हमने जीता है।
तो हमें इनको कहना चाहिए कि आइंदा आप कभी भी किसी हालत में इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड नहीं करेंगे। नंबर 2, आप BLF को जो बलूचिस्तान में सपोर्ट करते हैं ये रॉ के थ्रू, यू विल नेवर डू इट। आप जो काबुल एम्बेसी में बैठ के वहां पर TTP को और आप ये आइस खरासान ग्रुप को पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, वो नहीं करेंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का नाम नहीं लेंगे। जी जी। और आपने कभी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया तो टिल द टाइम यू हैव इंडिपेंडेंट इंक्वायरी फ्रॉम एनी अदर कंट्री, हम इसके अलावा अगर आपने ऐसा किया तो हम इससे ज्यादा वायलेंटली रिएक्ट करेंगे और आपको नानी का सबक सिखाएंगे। और इस नरेंद्र मोदी को तो वैसे मैं आपको बता दूंगी, और एक 6 महीने की बात है जी सर, यही उठेगी, इसको उठाएगी और सीधे गुजरात के रेलवे स्टेशन में छोड़ेगी, जाओ ये पोका यहाँ चाय बेचो चाय बेचो। बिल्कुल ठीक है बगीर साहब, बहुत शुक्रिया। मुझे सर यहाँ पे लेनी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि पाक भारत जंग के बाद अब सूरत किस तरफ जा रही है और पाकिस्तान को जो सफारती सतह पे कामयाबी हासिल हुई है, पाकिस्तान अपना इस केस को अब मज़ीद कैसे आगे बढ़ा सकता है, दुनिया को कैसे बता सकता है। अल्दो दुनिया जानती है कि भारत में क्या हुआ, कैसे जंग हुई और किसने सीज फायर की जो है वो रिक्वेस्ट की, इससे बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे खुर्रम हमीद उखरी साहब, उनसे बात करेंगे, और मसूद खालिद साहब से बात करने जा रहे हैं। तो सब बहुत शुक्रिया वक्त देने का, मेजर साहब आपका शुक्रिया वक्त देने का। मसूद साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा सर। एक तो हमने इस जंग में जो बढ़ती हासिल की, जारी बात है हम फिजा में जो है वो हमारा कब्जा था, ज़मीन पर हम जो है वो जीत रहे थे, सफारती सतह पर हम जीत रहे थे। इससे मजीद सर क्या आगे अपना केस जो है पाकिस्तान पीट कर सकता है? जैसे हमारा मसला है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का, हमारा मसला पानी का है, हमारा मसला सर इंडस वाटर ट्रीटी का है। जी शुक्रिया जी। देखिए पहली बात तो ये है कि जो फौजी मार्का था उसमें तो पाकिस्तान ने अपनी क्रेडिबिलिटी को एस्टैब्लिश कर दिया, क्योंकि बहुत प्रोपेगेंडा होता है पाकिस्तान के खिलाफ गलत किस्म का कि जी पाकिस्तान जो है उसकी मईशत डूब रही है और पाकिस्तान जो है वो नाकाम हो रहा है, बहुत ही हमें नेगेटिविटी का सामना है। तो वो चीज जो है वो परसेप्शन दुनिया की पाकिस्तान के बारे में चेंज हुई है। उसकी वजह यह है कि इंडिया का जो नैरेटिव था पाकिस्तान को इल्जाम देने का टेररिज्म के ऊपर, वो कामयाब नहीं हुआ, पहली बात। और क्योंकि पाकिस्तान ने एक बिल्कुल न्यूट्रल प्रोब जो थी इन्वेस्टिगेशन ऑफर की थी, इंडिया ने उसका कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसको रिजेक्ट करते हुए उन्होंने एग्रेशन किया। तो दुनिया कन्विंस नहीं हुई इंडिया की बात से, एक तो बात थी। ठीक। दूसरी बात यह कि कश्मीर का इशू जो है दोबारा उजागर हो गया इंटरनेशनलाइज में। तीसरी बात यह कि दुनिया को ये नहीं पता कि इनके दरमियान एक वाटर ट्रीटी भी है, तो वो इशू भी सामने आ गया। तो ये ना ये कि फौजी सतह पर फौजी प्लेन में हमें कामयाबी हुई और हमने हमारी फौज ने और हमारी फजाइया ने बिल्कुल ये मनवा लिया कि कन्वेंशनल डिटेरेंस भी काम करता है, न्यूक्लियर डिटेरेंस अपनी जगह पर है, पाकिस्तान को लाइटली नहीं लिया जा सकता। दूसरी बात यह कि सिफारती सतह पर आप कह रहे हैं, जाहिर बात है कामयाबी है इन द सेंस कि आप उसको आगे कैसे लेके चलना है, क्योंकि अब हमें आगे का सोचना है ना। सदर ट्रम्प साहब ने ऑफर की है अपने गुड ऑफिसर्स और बातचीत। अब बात यह है कि और इसके अंदर सिर्फ ट्रम्प साहब नहीं है, उसमें सऊदी अरब भी शामिल है, उसमें तुर्की भी शामिल है, उसमें कुछ और ममालिक भी शामिल होंगे जो कि ये कह रहे हैं, चीन भी है, रूस भी है, कि पाकिस्तान और इंडिया अपने मामलात को बैठ कर तय करें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप एक मेज पे बैठ जाएं और ये जो तनाज़ात हैं इसमें बात शुरू करें। अब सदर ट्रम्प साहब और बाकी जो हमारे ममालिक हैं, दोस्त ममालिक जिन्होंने ये चीज इस पे एम्फेसिस दिया है, अब ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इंडिया को एक टेबल पे लेकर आए और बातचीत का आगाज किया जाए। वो किसमें मुझे पता है कि रेजिस्टेंस आएगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। इंडिया जो है वो कश्मीर को डिस्कस नहीं करना चाहता, इंडिया बॉर्डर को डिस्कस नहीं करना चाहता, टेररिज्म को कहता है कि हम अपनी मर्जी से जो इश्यूज है वो डिस्कस करेंगे। तो क्या अगर टेररिज्म उनका मसला है तो पाकिस्तान का मसला है, ये कॉमन चैलेंज। हमारी बड़ी शिकायत है, ग्रीवेंसेस है। तो कहने का मतलब है कि चैलेंज ये है कि पहले बातचीत शुरू की जाए। अच्छा, अगर वो बातचीत जब शुरू होती है और हो जाती है तो उसका एजेंडा हमें केयरफुली तैयार करना पड़ेगा। देखिए कश्मीर का इशू जो है वो भी डिस्कस होगा साथ साथ, और हम ये हाईलाइट करेंगे कि कश्मीर जो है मेन इशू है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान, जो कि पहले भी लड़ाइयों का बायस बनता रहा है, जंगों का बायस बनता रहा है, और इस दफा तो क्राइसिस बहुत सीरियस थी और इट कुड हैव गॉट आउट ऑफ कंट्रोल। तो ये फिर हो सकता है।
अब अगर ये तो नहीं है कि ये तो कोई तरीका नहीं है, ये तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदाराना और मैच्योर रिएक्शन है जो साउथ एशिया का सबसे बड़ा मुल्क है, जो अपने आप को जमहूरियत भी कहता है और कहता है कि हम अमन के ख्वाह भी है, कि बगैर किसी सबूत के उसने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। तो ये तो इसी तरह है कि फर्ज कीजिए कल खुदा न खास्ता पाकिस्तान में कोई चीज हो, इसी तरह का हमला हो, तो हम बगैर इस सोचे समझे हम इंडिया पे अटैक कर दें, इस तरह तो कोएग्जिस्टेंस नहीं होती, इस तरह तो नेबर्स आपस में नहीं रहते। अब एक का बातचीत का एजेंडा हमें तय करना पड़ेगा, सही तरीके से उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। वाटर ट्रीटी जो है मेरे ख्याल में बहुत अहम है, उसको हमें टॉप प्रायोरिटी देनी चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि इंडिया को ये कहा जाए कि देखिए इस वाटर ट्रीटी में कोई प्रोविजन नहीं कि आप इसको सस्पेंड कर सके और टर्मिनेट कर सके, लिहाजा गो बैक टू प्रीवियस पोजीशन। मसूद साहब दुनिया जानती है कि इंडियन वाटर ट्रीटी जो है वो खत्म नहीं हो सकता, ना ही नहीं, मैं जो बात कह रहा हूँ ना उस पे ये है, वो आप कहते रहे, लेकिन अगर इंडिया टर्मिनेट कर दे, मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया को ये परसुएड करने की जरूरत है कि ट्रीटी लीगली खत्म नहीं हो सकती और हम भी इसको नहीं मानते कि खत्म हुई है, और आप भी अपना डिसीजन जो है रिवर्स करें और जो इंडस वाटर कमीशन का जो मैकेनिज्म है उस पे आ जाए और हमारे जो इश्यूज है ताकि उसके ऊपर डिस्कशन शुरू हो। ये ठीक है मसूद साहब, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो इंटरव्यू कर रहे हैं, सीज फायर उन्होंने करवाया, फिर उसके बाद भी ट्वीट की, बार बार कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करें, तो आप समझते हैं कि अमेरिका जो है वो फुली इसमें इन्वॉल्व होगा, दोनों फ्रीकैन के दरमियान के ये बातचीत जो है मुज़ाकरात आगे बढ़े? मेरा ख्याल है उनको रहना चाहिए, जो उन्होंने पोजीशन ली है उसको मेंटेन करना चाहिए, उसको परसू करना चाहिए, फॉलो अप होना चाहिए अमेरिका की तरफ से। उसकी वजह ये है कि उन्होंने ये देख लिया, पहले आपको याद होगा जब 22 अप्रैल का वाकया हुआ उसके बाद जो उनके कमेंट्स और स्टेटमेंट्स आए थे वो ये थे कि भाई ये दोनों ममालिक जो है इनके दरमियान तो झगड़ा चलता रहता है और ये खुद ही सॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है, ये पोजीशन थी। वाइस प्रेसिडेंट वांस ने तो क्लियरली कह दिया कि यू नो इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये तो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, इंडिया ने वो ड्रोन अटैक्स किया, उसके बाद मिसाइल फेंके हमारे पाकिस्तान की बेसिस के ऊपर, नुकसान हुआ और पाकिस्तान ने रिटेलिएशन की, तो उनको समझ आ गई अमेरिका को कि ये तो मामला खतरनाक है और ये दोनों ममालिक जो है ये न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, न्यूक्लियर स्टेट है, ये तो चीज कहीं से कहीं जा सकती है, तो ये खतरा तो अभी भी है अभी। और जिस तरह वहां पर एक जंगजुयाना रवैया है इंडिया में, वो दोबारा फिर कोई चीज हो सकती है, तो इस चीज को रोकने की जरूरत है और बड़ा जरूरी है कि दोनों ममालिक जो है बातचीत पे तैयार हो, बैठे, और ये एकदम आसान नहीं होगा। इंडिया को भी ये जांचना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये चीज उनके इंटरेस्ट में भी नहीं है। इंडिया इस खित्ते में हर एक से लड़के नहीं रह सकता है, इंडिया पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ लड़के नहीं रह सकता, इंडिया जो अपने दूसरे छोटे साउथ एशियन नेबर्स हैं उनको दबा के नहीं रह सकता। बिल्कुल इतना आसान नहीं है, हेगेमनी पे नहीं मानेगा, बिल्कुल इतना आसान नहीं है। मेजर खुर्रम साहब, सर सीज फायर होता है 10 मई को, 12 तक, फिर 14 तक, फिर अब जो है विशाख डॉक्टर फरमा रहे हैं कि 18 मई तक जो है वो सीज फायर है, तो इसका मतलब है कि वार इज ओवर, नो, खत्म नहीं हुई जंग, अभी तो खतरा है अभी। देखिए जंग एक उस अपने हिस्सा में आ गई जिसको भी मसूद साहब ने डिस्कस किया, और इसमें जिन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया जिसको मैंने कहा वो भी शेयर कर दूं, कि हमने कन्वेंशनल डिफेंस किया, हमारा जो डिफेंस था उसके अंदर कोई थ्रेट न्यूक्लियर या किस चीज की मौजूदगी से, जबकि उनका जो ऑफेंसिव था दैट वाज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर थ्रेट। जी आप ये देखें कि उनके जर्नल लेवल के बंदे टीवी के ऊपर बैठकर तुर्की जैसे मुल्क तो तूफान बदतमीजी था वो तो, और तुर्की जैसे मुल्क को बाकायदा न्यूक्लियर से उड़ा देने की धमकियां दे रहे। तो आपने अपने आप को साबित किया दुनिया पे कि आप एक बड़े कंट्रोल, मुहज़्ज़ब, डायरेक्शंस को फॉलो करने वाले और एक सेफ मुल्क है, जबकि आरएसएस के तमाम उस डॉक्ट्राइन ने उनको एक बड़ी अजीब जगह पे खड़ा कर दिया। अब आती है बात कि सीज फायर हो गया, दुनिया पूरी इन्वॉल्व हो गई, एक डोमेस्टिक लेवल पे भी मोदी को शिकस्त हुई, इंटरनेशनल लेवल पे भी उसके तमाम जो आइडिया है उसको लोगों ने बाय नहीं किया, पाकिस्तान को लोगों ने सपोर्ट किया, और इंटरनेशनल बहुत बड़ी इंटरवेंशन के बाद आपको रोक दिया गया मोदी साहब को, और उनको थ्रेट भी किया गया, और वो गए भी खुद के मामला, जैसे मसूद साहब ने कहा कि बहुत खतरनाक हद तक जब बढ़े आगे, और पाकिस्तान ने जब डिटरेंस के बाद
पहले हमने उसको होल्ड किया, फिर हमने डिटेरेंस के फेज से गुजरे, जब हम तीसरे फेज में आए जहां पे हमने अपना काम करना था, कन्वेंशनल हिट बैक करना था, जब हमने वो किया तो उसके बाद दुनिया को समझ आई कि कहानी तो बिल्कुल और है। और दूसरी तरफ उनके कार्ड तमाम ऐसे थे जिनमें वो झूठे साबित हो रहे थे, आप इखलाकी तौर पर हर लिहाज से सच्चे साबित हो रहे थे। तो सीज फायर तो हो गया, लेकिन वी आर ऑन गार्ड। आप ये नहीं है कि सीज फायर हो गया तो आप चले गए अफवाज पाकिस्तान बैरक्स के अंदर चले गए, नॉट एट वी आर ऑन गार्ड। वो अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल उसी सूरत हाल में मौजूद हैं कि उन्होंने अपना दिफा जारी रखा हुआ है। अब हम दोबारा डिफेंसिव, प्रॉपर डिफेंसिव मोड के अंदर आके रेडी बैठे हुए हैं। अब इंडिया क्या करता है, आरएसएस का क्या डिजाइन है और दुनिया के इस प्रेशर में वो कहां जाते हैं, सारी चीज डिपेंड उन पे करती है। पाकिस्तान अगेन एक स्टेबल, एक सेन मूड में आके दोबारा एक महज़ब तरीके के साथ मुकम्मल डिफेंसिव पोजीशन में कहा था कि हम जहरियत जो है वो उसका जवाब देंगे। अकरम साहब यहाँ पे लेनी है ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद, वापस आएंगे फिर बात करेंगे कि मजीद आगे क्या हो सकता है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मसूद साहब, सर जैसे आप फरमा रहे हैं कि डायलॉग जो है वो होना चाहिए और दुनिया को जो है ये इंटरवीन करना चाहिए कि ये दोनों ममालिक बैठें और डायलॉग करें। सर जो इश्यूज़ हैं हमारे, जैसे आप कह रहे हैं कि कश्मीर का इशू जो है वो उजागर हो गया, उस पर बातचीत जो है वो होना शुरू हो गई है, पानी का मसला जो है उस पर बात हो रही है, और इसी तरह सर एक हमारा बड़ा मसला है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का भी। तो अब वक्त आ गया है कि इन तीनों इशूज़ को जो है वो दुनिया के सामने इस तरह रखा जाए कि दुनिया खुद इंटरवीन करे और ये मामला हल हों। सर जी बिल्कुल जी, हमारे पास तो सबूत हैं इंडियन इन्वॉल्वमेंट के पाकिस्तान में जो टेररिज्म हो रहा है या हुआ है, और वो हमने यूनाइटेड नेशंस के साथ भी बाजी में शेयर किए हैं, दूसरे ममालिक के साथ P5 के साथ भी किए हैं। उसको मजीद मेरा ख्याल है बेहतर बनाने की जरूरत होगी, और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन हो, एविडेंस हो, वो भी हम डालें। ये जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ है वो एविडेंस दें, और उसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताएं कि इंडिया क्या कर रहा है। और इंडिया ने तो देखिए ना, वो कनाडा में और दूसरी जगहों पे भी ये असैसिनेशंस अपने अपोनेंट्स की, उसमें भी इनकी इन्वॉल्वमेंट है। तो ये हमें हाईलाइट करना चाहिए जब बातचीत हो, और ये अच्छा होगा कि इंडिया पाकिस्तान अगर आपस में सिर्फ दोनों बैठे तो फिर तो बातचीत कहीं नहीं चलेगी, फिर तो बातचीत नहीं चलेगी। ये इंटरनेशनल सुपरविजन या यूएन सुपरविजन में होनी चाहिए, ताकि वो थर्ड पार्टी भी देखे कि हो क्या रहा है। तो दूसरी बात ये है कि जी जहाँ तक ये है कि वो थ्रेट कर रहे हैं और हमें, तो वो काइनेटिकली तो उन्होंने देख लिया कि पाकिस्तान की रिस्पांस क्या थी। जी। तो अगर वो तबाही चाहते हैं साउथ एशिया में तो फिर तो अलग बात है। जी। क्योंकि उनकी भी बड़ी ख्वाहिश है कि 2047 तक जो है वो बहुत बड़ी ताकत बन जाए इकोनॉमी की, और बड़ी पावर बन जाए। तो वो तो अहदाफ पूरे नहीं होंगे अगर इस खित्ते में अमन नहीं होगा। जारी बात है, नेशनैलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा होना चाहिए। और अब जो हो गया वो हो गया, और अब हमें जो इश्यूज हैं उसके ऊपर आना चाहिए और इन सबको एड्रेस करना चाहिए। कश्मीर का इशू है, टेररिज्म का इशू है, और अपना हमारा वाटर का इशू है। देखिए इंडिया जो है वो अपर राइपेरियन है, हम लोअर राइपेरियन, हम पानी के ऊपर डिपेंडेंट है वहाँ, और ये इंडस-तास मुआहदा जो है उस पर क्लियरली लिखा हुआ है। जी। अब उधर देखिए चाइना जो है वो अपर राइपेरियन है, वहां से ब्रह्मपुत्रा से जो पानी बहता है तो वो नीचे जाता है इंडिया में, तो फिर कल चाइना भी ये कर सकता है। और चाइना और इंडिया के दरमियान तो कोई ट्रीटी भी नहीं है, इंडस वाटर ट्रीटी की तरह। जी। तो चाइना ने आज अरुणाचल प्रदेश को भी जो है उसमें वहां पर उन्होंने नाम अपने ऐड किए हैं। वो अरुणाचल प्रदेश को भी इंडिया का ऐसा नहीं मानते, वो उसको उसके ऊपर सॉवरेनिटी क्लेम करते हैं। तो ये सारे इश्यूज हैं जो बड़े सेंसिटिव हैं। लेकिन सर इन तमाम तर इश्यूज के बावजूद हम देखते हैं कि इंडिया का रवैया अब भी जो है वो गैर जिम्मेदाराना है। जैसे मोदी साहब अपनी तकरीर में जो है वो मुख्तलिफ किस्म की धमकियाँ देते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो इस सूरत हाल में जैसे आपने पहले कहा कि जो अगर सूरत हाल नॉर्मल नहीं होगी, दोनों फ्री कैंप जो है वो नहीं बैठेंगे, तो फिर मामला हल नहीं होंगे। जी मेरा ख्याल है कि वो डायलॉग से बचने की कोशिश कर रहे हैं। जी वो डायलॉग से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका जो खमियाजा है वो तो इंडिया को भी भुगतना पड़ेगा ना। यानी कि जो टेंशन होगी, तो आप ये देखिए जब फौजें आगे जाती हैं, हमारे जो दोस्त बैठे हुए पैनल के वो ज्यादा अच्छी तरह बता सकेंगे, लेकिन एज ए लेमैन जब फौज मोबिलाइज होती है, सब कुछ आगे चलता है, ये लड़ाई होती है, जो कुछ भी हुआ है इसमें खर्चा भी तो हो रहा है ना।
उसमें उनकी इकोनॉमी को भी कितना नुकसान पहुंचा है। उनके पांच जहाज जो गिरे हैं, उसमें 3 तो रफाए थे, 600 मिलियन $700 मिलियन के, तो वही जहाज जो है वो तबाह हो गए 3। तो जाहिर बात है हमारा भी उसमें यानी कि जो माली नुकसान हुआ है। तो ये वॉर और कॉन्फ्लिक्ट तो किसी के इंटरेस्ट में नहीं है। ये तो आपको डिट्रैक्ट कर देता है जो आपके अहदाफ होते हैं नेशनल डेवलपमेंट के। और कल प्राइम मिनिस्टर तो बड़ा क्लियरली कह दिया कि अगर कोई एग्रेशन होगा उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान तो तैयार है, लेकिन आई होप कि सिचुएशन जो है उस पॉइंट तक नहीं लेके जाएगी और बेटर सेंस विल प्रिवेल। बिल्कुल खुर्रम साहब, जैसे कि आपने कहा कि हम डिफेंस मूव में है लेकिन बिल्कुल तैयार हैं, तो अगर दोबारा कोई ऐसा मामला होता है तो फिर मेरे ख्याल में फौज को, यूनिट्स को बताने की जरूरत नहीं है कि आपने क्या करना है। देखिए, आपने जो उनका पहला एक्शन था, आपने उसके जवाब में रियासत के तौर पे आपने बता दिया कि आप एक प्रॉपरली स्ट्रांग पॉलिटिकल हार्ड स्टेट हैं जो कि राइट डिसीजन एट द राइट मोमेंट बहुत क्विकली लेती है। और आपने दुनिया पर भी ये साबित कर दिया। लेकिन उन तमाम से पहले आपने एक सीरीज है जो आपने डेवलप की और दुनिया को आपने ये बावर कराया कि ये सारा कुछ गलत कर रहा है। तो इससे तो किसी को भी कोई शक नहीं रह गया कि पाकिस्तान के साथ किसी भी मौके के ऊपर, किसी भी स्टेज पे कोई भी अनवांटेड एक्शन या एक्टिविटी इंडिया ने कहीं पर भी करने की कोशिश की तो उसको कोई शायद रिस्पांस में कुछ देरी आए आउट ऑफ क्वेश्चन। तो अब वो तो पहली बार ही साबित हो गया, तो दूसरी बार तो अल्लाह ताला खैर फरमाए। पहले वो झारियत करते हैं, फिर सफेद परचम लहराते हैं कि सन ना मारो। उसका वजह थी आपने एक ऑफेंसिव डिफेंसिव किया। जब उन्होंने आप पे जारियत की, आपके बच्चे, मासूम बच्चों को जब उन्होंने शहीद किया, आपने इन रिस्पांस सिर्फ LOC के ऊपर अपना कनेक्ट किया अपने बॉर्डर को उनके बॉर्डर के साथ। और आपका कनेक्ट करना, आपका डिफेंसिव जो मोड था वो इतना स्ट्रॉन्ग ऑफेंसिव था, डिफेंसिव ऑफेंसिव, कि उनके ऊपर इतनी दहशत तारी हुई कि बाय मॉर्निंग कुछ घंटे के बाद उन्होंने अमान के लिए झंडे खड़े कर दिए। तो दिस इज आर्मीज आर सपोज्ड टू, ये जो उन्होंने किया वो उसको देख लीजिए और अपने एक्शन को देख लीजिए। तो आप कहाँ पे खड़े हैं और वो कहाँ पे खड़े हैं। लेकिन मसूद साहब, एक और बड़ा अहम इशू सर, कि जिस तरह शॉर्ट क्वेश्चन है मेरा सर, कि अब जो दुनिया में पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी में इजाफा हुआ है, दुनिया ने माना है कि पाकिस्तान ठीक कह रहा है, तो आप समझते हैं कि भारत को जो है वो अब दोबारा ये जो झूठ है, ये प्रोपेगेंडा है, उसका कामयाब नहीं हो सकता? देखिए जी, ये जो मोमेंटम हमने गेन किया है, ये हमें जो कामयाबी हुई है या जो भी हमारी बात को सुना गया है और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ना इंडिया की तरफदारी की उस तरीके से, बल्कि हमारी जो पोजीशन थी उसको एंडोर्समेंट मिली। हाँ, ये पहली बार हुआ है। इसको हमें सस्टेन करना है, इस मोमेंटम को हमने आगे लेके जाना है very careful and well calibrated diplomacy and efforts at international forums। तो ये अब हमारा चैलेंज है, ये ना हो कि बात बीच में ही कहीं रह जाए। तो ये 3 इश्यूज जो मैंने हाईलाइट किए हैं, यही इश्यूज फकत हमारे, बाकी तो और इंडिया पाकिस्तान के बड़े इश्यूज हैं, लेकिन कोर इश्यूज यही हैं। बिल्कुल कोर इश्यू यही है। साहब, आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं रिटायर करूँ रोकड़ी साहब, आपका शुक्रिया वक्त देने का। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।